नमस्कार दोस्तों, मैं हाजिर हूं झारखंड के प्रमुख समाचार पत्रों में छपी झारखंड के 24 जिलों की चुनिंदा बड़ी खबरों के साथ। जानिए आज की तमाम बड़ी खबरें जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। चाहे बात हो मैया सम्मान योजना की, पीएम और अबुआ आवास की, या फिर राशन कार्ड और पेंशन जैसी योजनाओं की। वैष्णो देवी जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए एक बड़ा फैसला लिया गया है। अब माता वैष्णो देवी जाने वाले हर भक्त का दुर्घटना बीमा कवर 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया गया। यह फैसला जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में हुई बोर्ड की बैठक में लिया गया। इसके साथ ही माता वैष्णो देवी को अंतर्राष्ट्रीय आध्यात्मिक केंद्र बनाने की दिशा में 3 नई परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिसमें एक इंटरनेशनल म्यूजियम, लाइट एंड साउंड शो और माता वैष्णो देवी पर डॉक्यूमेंट्री शामिल है। इतना ही नहीं, सांझी छत से भवन तक का रास्ता चौड़ा किया जाएगा और हेलीकॉप्टर सेवा भी बढ़ेगी। यानी अब श्रद्धालुओं को ज्यादा सुरक्षा, बेहतर सुविधा और नया आध्यात्मिक अनुभव मिलेगा। दिल में छेद से पीड़ित झारखंड के बच्चों के इलाज को लेकर रांची सदर हॉस्पिटल ने तैयारी शुरू कर दी। अभी ऐसे बच्चों की स्क्रीनिंग करके उन्हें चिन्हित किया जा रहा है। फिलहाल मरीजों को श्री सत्य साई हॉस्पिटल भेजा जा रहा है, लेकिन सिविल सर्जन ने बताया है कि सब कुछ ठीक रहा तो जल्द सदर अस्पताल में इलाज शुरू हो जाएगा। अभी झारखंड के किसी भी सरकारी अस्पताल में बाल हृदय सर्जरी की पूरी सुविधा नहीं है। इस वजह से गंभीर मरीजों को सीएमसी भेल्लोर या कोलकाता के बड़े अस्पताल भेजना पड़ता है। अब उम्मीद है कि रांची के सदर अस्पताल में यह सुविधा शुरू होने से बच्चों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा और इलाज झारखंड में ही संभव होगा। झारखंड में बिजली की समस्या खत्म होने वाली है। राज्य की बिजली कंपनी झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड अब बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम लगाने की तैयारी कर रही है। मार्च से पतरातू की दूसरी यूनिट चालू होगी, जिससे झारखंड को 650 मेगावाट अतिरिक्त बिजली मिलेगी। अब इस सरप्लस बिजली को पीक आवर के लिए स्टोर किया जाएगा। योजना है कि कम मांग के समय बनी बिजली बैटरी में जमा होगी और ज्यादा मांग के समय ग्रिड में छोड़ी जाएगी। करीब 500 मेगावाट बिजली स्टोर करने के लिए लगभग 750 एकड़ जमीन की जरूरत पड़ेगी। रांची, जमशेदपुर, धनबाद और बोकारो के पास स्टोरेज सिस्टम लगाने की तैयारी है। इससे बिजली की कटौती कम होगी, पीक टाइम में सप्लाई बनी रहेगी, महंगी बिजली खरीदने की जरूरत घटेगी, उद्योग और आम लोगों को इससे राहत मिलेगी। सरकार का कहना है कि यह कदम झारखंड को भविष्य की बिजली जरूरतों के लिए पूरी तरह तैयार करेगा। झारखंड में अगले 4 साल तक पीने के पानी की कोई बड़ी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि रांची में पिछले 92 दिनों से एक बूंद बारिश नहीं हुई है। इसके बावजूद राज्य के लगभग सभी बड़े डैम इस समय 70 से 75% तक भरे हुए हैं। सेंट्रल वाटर कमीशन की जनवरी 2026 की रिपोर्ट के मुताबिक झारखंड के जलाशय में पिछले साल के मुकाबले करीब 10% ज्यादा पानी मौजूद है। मैथन और पंचेत जैसे डैम में तो क्षमता से भी ज्यादा पानी दर्ज किया गया है। पिछले मानसून में कई जिलों में 2000 mm से ज्यादा बारिश हुई थी, जिसका असर अब साफ दिखने लगा है। इसका फायदा खेती बाड़ी को मिलेगा और गर्मी से लोगों को राहत रहेगी। यानी बारिश रुकी है, लेकिन झारखंड के डैम अभी पूरी तरह मजबूत खड़े हैं। 11 साल की नेहा का पता बताने वाले को रांची पुलिस 21,000 का इनाम देगी। डोरंडा इलाके से 4 फरवरी को लापता हुई 11 साल की बच्ची नेहा टोपो को लेकर रांची पुलिस ने इनाम की घोषणा की है। पुलिस ने कहा है कि नेहा की सही जानकारी देने वाले को 21,000 रुपए का नगद इनाम दिया जाएगा। बताया जाता है कि नेहा मूल रूप से गोड्डा जिले की रहने वाली है और फिलहाल अपने परिजन के साथ डोरंडा में रह रही थी। 4 फरवरी से बच्ची का अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। पुलिस लगातार तलाश कर रही है और आम लोगों से भी सहयोग की अपील की है। अगर किसी को बच्ची के बारे में कोई भी जानकारी मिले तो तुरंत नजदीकी थाना या रांची पुलिस से संपर्क करें। एक छोटी सी सूचना एक मासूम बच्ची को उसके परिवार से मिला सकती है। इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि हर लोगों तक यह जानकारी पहुंच सके और बच्ची के बारे में भी कोई सुराग मिल सके। गढ़वा पुलिस ने वीरेंद्र कोरवा हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। पिछले दिनों भंडरिया थाना क्षेत्र के रोदो गांव के वीरेंद्र कोरवा का शव रोदो गांव के अजगरवा जंगल में मिला था। इस मामले में गढ़वा पुलिस ने खुलासा करते हुए इस हत्याकांड में शामिल 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में अजय भुइयां, सुरेश भुइयां, राजनाथ भुइयां और सीताराम भुइयां के नाम शामिल हैं और यह सभी मृतक के गांव रोदो के ही रहने वाले हैं। रंगा एसडीपीओ रोहित रंजन सिंह ने प्रेस वार्ता में बताया कि पुरानी रंजिश को लेकर वीरेंद्र कोरवा की घटना उस समय कर दी गई थी जब वह पिछले दिनों मुलटंगवा बाजार करने आया था। उसके लौटने के दौरान अंधेरा हो गया और इसी का फायदा उठाकर पुरानी रंजिश को लेकर इन चारों आरोपियों ने मोटरसाइकिल से वीरेंद्र कोरवा का पीछा किया और गांव से पहले पड़ने वाले जंगल में उसके साथ मारपीट की और गला दबाकर हत्या कर दी। इसके बाद उसके शव को अजगरवा जंगल में साइकिल सहित झाड़ी में छुपा दिया। घटना के बाद पुलिस ने इस मामले का खुलासा किया और इन चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। आपको बता दें, गढ़वा पुलिस ने इस मामले में घटना में प्रयुक्त किए गए मोटरसाइकिल, मृतक का साइकिल और इन आरोपियों के पास से 3 मोबाइल फोन को बरामद किया है। झारखंड में पिछले 22 वर्षों में राज्य सरकार के विभागों ने करीब 9,737 करोड़ रुपए के खर्च का कोई हिसाब अब तक नहीं दिया। राज्य के अंकेक्षण निदेशालय की रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है। खुलासा हुआ है कि 63 करोड़ रुपए का सीधा गबन कर लिया गया,
688 करोड़ की वसूली लंबित है, 476 करोड़ का एडवांस अब तक समायोजित नहीं किया गया और 180 करोड़ गलत मद में खर्च किया गया। कुल मिलाकर हजारों करोड़ रुपए का उपयोग प्रमाण पत्र ही अब तक जमा नहीं किया गया। यह मामला पूर्व वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव के कार्यकाल में भी उठा था, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। मौजूदा वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा है कि यह लोकधन है, इसकी जवाबदेही तय होगी और पता लगाया जाएगा कि पैसा कहां गया। सबसे बड़ी चिंता है कि ऑडिट विभाग गड़बड़ी तो पकड़ता है, लेकिन कार्रवाई का अधिकार नहीं है। 250 से ज्यादा पद स्वीकृत होने के बावजूद पूरे राज्य में सिर्फ 20 से 22 ऑडिटर ही काम कर रहे हैं। अब सवाल है कि हजारों करोड़ रुपए कहां गया और जिम्मेदारों पर कब कार्रवाई होगी। राज्य के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले कक्षा 1 से 8 तक के लगभग 20 लाख बच्चों को इस महीने पोशाक मिल जाएगी। झारखंड शिक्षा परियोजना द्वारा जिलों को 445 करोड़ रुपए आवंटित कर दिए गए। पोशाक वितरण के साथ साथ समग्र शिक्षा अभियान के तहत संचालित अन्य योजनाओं के लिए भी राशि आवंटित कर दी गई। कक्षा 1 से 8 के लगभग 38 लाख बच्चों को सत्र 2025-26 में पोशाक मिलनी थी। प्रथम चरण में की गई राशि आवंटन के बाद लगभग 18 लाख बच्चों को पोशाक के लिए राशि दी गई थी। इसके बाद राशि का आवंटन नहीं हो पाया था। इस दौरान केंद्र सरकार द्वारा राशि देने के प्रावधान में बदलाव के कारण राशि आवंटन नहीं हो पा रहा था। समग्र शिक्षा अभियान के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 2000 करोड़ का बजट स्वीकृत है। 31 मार्च तक लगभग 1000 करोड़ रुपए और आवंटित होना है। समग्र शिक्षा अभियान के तहत अब तक 2 चरण में लगभग 1000 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। यह पूरी योजना समग्र शिक्षा अभियान के तहत चल रही है, जिसमें 60% पैसा केंद्र सरकार और 40% राज्य सरकार देती है। नगर निकाय चुनाव में मतदाताओं को स्याही लगी रबर की मुहर दी जाएगी, जिससे बैलेट पेपर पर क्रॉस का निशान बनेगा। जिस उम्मीदवार को वोट देना है उसके सामने मुहर लगानी होगी। इसके बाद मतदाताओं को निर्धारित जगह पर हस्ताक्षर भी करना होगा। जो पढ़े लिखे नहीं हैं वे अंगूठा का निशान लगा सकेंगे। मेयर और अध्यक्ष पद का बैलेट पेपर हल्का गुलाबी रंग का होगा, जबकि वार्ड पार्षद का सफेद रंग का। दोनों बैलेट पेपर एक ही बैलेट बॉक्स में डाले जाएंगे। दृष्टिहीन मतदाता अपने साथ एक सहायक को ला सकते हैं, जिसकी उम्र 18 साल से ज्यादा होनी चाहिए। अगर कोई मतदाता हस्ताक्षर या अंगूठा लगाने के बाद वोट नहीं देना चाहता है तो उस पर कोई दबाव नहीं डाला जाएगा। मतदान की पूरी प्रक्रिया झारखंड राज्य निर्वाचन आयोग की निगरानी में होगी। झारखंड में कैंसर मरीजों के लिए अब बड़ी राहत की तैयारी है। राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने 3 बड़े ऐलान कर दिए। सबसे पहला, आने वाले बजट में कैंसर कंट्रोल के लिए अलग से बजट बनाया जाएगा, जिसका इस्तेमाल सिर्फ कैंसर की रोकथाम और इलाज पर होगा। दूसरा, रांची के रिम्स 2 को एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल बनाया जाएगा। और तीसरा, राज्य के हर सदर अस्पताल में पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी स्कैन और पेप टेस्ट मशीन लगाई जाएगी, ताकि कैंसर की शुरुआती जांच स्थानीय स्तर पर हो सके। सरकार का कहना है कि 1 साल के अंदर यह व्यवस्था जमीन पर उतार दी जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया है कि कैंसर इलाज के लिए 25 लाख रुपए तक का पैकेज पहले से लागू है और आगे मेडिको सिटी और अत्याधुनिक कैंसर अस्पताल भी बनेगा। इसका सीधा मतलब है अब कैंसर जांच और इलाज झारखंड में ही आसान होगा। रांची और आसपास के ग्रामीण इलाकों में नए ट्रैफिक पोस्ट बनाए जाएंगे। लगातार जाम झेलने वाले इलाकों में अब ट्रैफिक व्यवस्था को सख्त किया जा रहा है। ट्रैफिक विभाग की बैठक में यह फैसला लिया गया। नामकुम चौक, कांके पोस्ट ऑफिस, कांके ब्लॉक चौक, बुकरो बीआईटी नेवरी चौक, रातुका काठीटाण और बोरिया चौक को चिन्हित किया गया है। इन सभी स्थानों पर अस्थायी ट्रैफिक पोस्ट बनाए जाएंगे। यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस की नियमित तैनाती होगी। सुबह से लेकर देर शाम तक जवान ड्यूटी पर रहेंगे। ट्रैफिक पोस्ट बनने से बिना हेलमेट, ओवरलोडिंग और गलत दिशा में वाहन चलाने पर तुरंत कार्रवाई की जा सकेगी। यानी अब रांची और आसपास के इलाकों में ट्रैफिक पर कड़ी नजर रहेगी। बाजारों में सब्जियों की कीमतों ने आम लोगों की रसोई का बजट बिगाड़ दिया है। इन दिनों परवल 160 से 200 रुपए किलो, सहजन 140 से 160, कटहल 80 से 100 और करेला भी 100 रुपए तक बिक रहा है। भिंडी, नेनुआ और मुनगा फूल जैसी पसंदीदा सब्जियां भी महंगी हो गई। दरअसल यह सब्जियां अभी बिहार, बंगाल और दक्षिण भारत से आ रही हैं, जबकि झारखंड में इनका स्थानीय उत्पादन मार्च-अप्रैल से शुरू होगा। हालांकि राहत की बात यह है कि फूलगोभी, बंदा गोभी, मटर, पालक, टमाटर, आलू और प्याज अभी सस्ते मिल रहे हैं। कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार अगर मौसम अनुकूल रहा और बारिश नहीं हुई तो यह मौसमी सब्जियां अगले 20 से 25 दिनों तक सस्ती बनी रह सकती हैं। लेकिन बाहर से आने वाली सब्जियां फिलहाल महंगी रहेगी। यानी अभी रसोई चलानी है तो लोकल सीजनल सब्जियों पर ही भरोसा करना बेहतर होगा। नगर निकाय चुनाव में जैसे ही उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह मिला, पूरा शहर इलेक्शन मोड में आ गया। मेयर से लेकर वार्ड पार्षद तक अब हर प्रत्याशी मैदान में उतर चुका है। दिन में कलेक्ट्रेट और शाम होते ही गली मोहल्लों में प्रचार की गूंज शुरू हो गई। पोस्टर बैनर के लिए प्रिंटिंग प्रेसों में ओवर टाइम चल रहा है। गढ़वा, पलामू, रांची जैसे इलाकों में छपाई की डिमांड तेजी से बढ़ गई। अब प्रचार सिर्फ दरवाजे तक नहीं, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी हो रहा है। फेसबुक लाइव, व्हाट्सएप ग्रुप, रील और फोटो कॉलेज के जरिए उम्मीदवार हजारों लोगों तक एक साथ पहुंच रहे हैं। युवाओं को जोड़ने के लिए डिजिटल कैंपेन तेज किया गया है।
तो समर्थक वार्ड स्तर पर व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर सिंबल का प्रचार कर रहे हैं। राज्य निर्वाचन आयोग की प्रक्रिया पूरी होते ही अब मुकाबला पूरी तरह जनसंपर्क और रणनीति पर टिक गया है। कुल मिलाकर हाथ में झंडा थामने से पहले प्रत्याशी अब सोशल मीडिया पर अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं। नगर निकाय चुनाव में नाम वापसी के बाद चुनावी तस्वीर अब साफ होने लगी है। राज्य के 48 नगर निकाय में कुल 38 वार्ड पार्षद बिना चुनाव लड़े निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिए गए। राज्य निर्वाचन आयोग के मुताबिक जहां सिर्फ एक उम्मीदवार बचा वहां सीधे जीत घोषित कर दी गई। सबसे ज्यादा साहिबगंज नगर परिषद और जुगसुलाई नगर परिषद में 5-5 पार्षद निर्विरोध चुने गए हैं। मेदिनीनगर, चकरधरपुर, चाकुलिया और मिहिजाम से 3-3 पार्षदों ने बिना मुकाबले जीत हासिल कर ली। आदित्यपुर, दुमका, कपाली, राजमहल, चतरा और जामताड़ा में 2-2 उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए। नाम वापसी के दौरान मेयर और अध्यक्ष पद के 38 प्रत्याशियों ने पर्चा वापस लिया, जबकि 191 वार्ड पार्षद उम्मीदवार चुनावी मैदान से हट गए। कुल मिलाकर झारखंड के नगर निकाय में 229 प्रत्याशियों ने अपना नाम वापस लिया है। अब अंतिम प्रत्याशी सूची जारी हो चुकी है, सिंबल का आवंटन हो चुका है। ऐसे में झारखंड के कई नगर निकाय में मुकाबला रोचक हो रहा है। झारखंड में बिजली उत्पादन की दरों को लेकर बड़ा बदलाव किया गया है। अब राज्य में बिजली की दरें नए और स्पष्ट नियम के तहत तय होगी। अब थर्मल और जल विद्युत परियोजनाओं की बिजली दरें 5 साल की अवधि के लिए पहले ही तय कर दी जाएगी। मतलब प्रत्येक साल नई दर लागू नहीं होगी, बल्कि मल्टी ईयर टैरिफ सिस्टम के तहत पूरे 5 साल की रूपरेखा बनेगी। झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग ने विद्युत उत्पादन दर निर्धारण की नई नियमावली को अधिसूचित कर दिया है। यह नियम 1 अप्रैल 2026 से लागू होंगे और 31 मार्च 2031 तक प्रभावी रहेंगे। आयोग का कहना है कि इससे बिजली कंपनियों को लागत के अनुसार उचित दर मिलेगी और उपभोक्ताओं पर अचानक बढ़ोतरी का बोझ नहीं पड़ेगा। नए नियम में यह भी साफ किया गया है कि केवल जरूरी और उचित खर्च ही टैरिफ में जोड़े जाएंगे, ताकि फिजूल खर्ची पर रोक लगे। सरकार का दावा है कि इस फैसले से पारदर्शिता बढ़ेगी, निवेश को बढ़ावा मिलेगा और आम उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। अब देखना होगा इस नई व्यवस्था का राज्य की बिजली व्यवस्था पर कितना असर पड़ता है। झारखंड में होटल, रेस्तरां, बार और क्लब संचालन को लेकर सरकार ने नई नियमावली का ड्राफ्ट जारी कर दिया। अब अतिरिक्त लाइसेंस फीस देकर बार और क्लब सुबह 10 बजे से रात 2 बजे तक खोले जाएंगे। 3, 4 और 5 स्टार होटल में बार सुबह 4 बजे तक चल पाएगा। इसके लिए सालाना 26 लाख रुपए तक का अतिरिक्त शुल्क देना होगा। नए नियम में साफ कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति बार परिसर में हथियार लेकर जाएगा तो सीधे 1 लाख रुपए का जुर्माना लगेगा। इसके साथ ही हर बार में सीसीटीवी कैमरा और डेसिबल मीटर लगाना अनिवार्य होगा। तेज आवाज में म्यूजिक, माप से कम शराब परोसना या तय समय से ज्यादा बार खोलने पर 10,000 रुपए से लेकर 50,000 तक जुर्माने का प्रावधान रखा गया है। बार संचालन के लिए 1 लाख रुपए आवेदन शुल्क और सिक्योरिटी मनी बढ़ाई गई है। ड्राफ्ट नियमावली पर सरकार ने आपत्ति और सुझाव मांगे हैं। इसके बाद इसे अंतिम रूप दिया जाएगा। हालांकि झारखंड रेस्टोरेंट एंड बार एसोसिएशन ने कहा है कि इतनी सख्त शर्तों में बार चलाना मुश्किल होगा और वे विभाग के सामने अपनी आपत्ति दर्ज कराएंगे। अब नजर इस पर है सरकार इन नियमों में क्या बदलाव करेगी। गांव पंचायत के विकास के लिए मिलने वाली डीएमएफटी की राशि से अगर अफसरों का बंगला सजाया जाने लगे तो सवाल उठेगा ही। इस तरह की खबरें मीडिया में आने के बाद अब इस मामले पर केंद्र सरकार ने संज्ञान लिया है। खान मंत्रालय के अवर सचिव संजय कुमार ने खान सचिव को पत्र लिखकर कहा है कि यह बेहद गंभीर मामला है और पूरी जांच रिपोर्ट तुरंत मांगी गई है। दरअसल झारखंड में डीएमएफटी फंड से पंचायतों का विकास करने की जगह कई जिलों में डीसी के बंगले सजाए गए, जिम बनाए गए, जबकि गाँव आज भी बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहा है। केंद्र ने साफ किया है कि प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के तहत मिले डीएमएफटी फंड का अगर दुरुपयोग हुआ है तो कड़ी कार्रवाई तय है। अब इस पूरे मामले की जांच कर तथ्यों के साथ रिपोर्ट केंद्र को भेजनी होगी। मैया सम्मान योजना के नए लाभुकों के लिए फरवरी महीने में पोर्टल खुल सकता है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार चर्चा है कि 18वीं किस्त के साथ साथ नई महिलाओं को भी इस योजना से जोड़ा जाएगा। सूत्रों के मुताबिक 18 फरवरी से शुरू होने वाले बजट सत्र में सरकार इस योजना का बजट बढ़ा सकती है। अगर बजट बढ़ाया गया तो पोर्टल फिर खुलेगा और जो महिलाएं अब तक उम्र, दस्तावेज और तकनीकी कारणों से बाहर रह गई थी उन्हें बड़ा मौका मिल सकता है। फिलहाल राज्य में करीब 50 लाख महिलाओं को प्रत्येक महीना 2500 रुपए मिल रहा है। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि मैया सम्मान योजना सरकार की सबसे मजबूत गारंटी बन चुकी है। इसी योजना ने महिलाओं के बीच भरोसा बनाया और यही कारण है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद इस योजना पर नजर बनाए हुए हैं। अब सबकी निगाहें फरवरी के बजट सत्र पर होगी। बजट को सरकार ने बढ़ाया तो फरवरी झारखंड की महिलाओं के लिए सम्मान और राहत का महीना बन सकता है। मैया सम्मान योजना के करीब 50 लाख महिलाओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आ गई। राज्य सरकार महिला लाभुकों को स्वरोजगार के लिए 20-20 हजार रुपए का लोन देने की योजना पर काम कर रही है। सूत्रों के मुताबिक इस नई योजना की शुरुआत 8 मार्च यानी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर हो सकता है। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो इसे 18 फरवरी से शुरू होने वाले बजट में शामिल किया जाएगा। शनिवार को बैंकों के साथ हुई बैठक में वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा है कि
कम से कम दस्तावेज पर महिलाओं को लोन दिया जाएगा। योजना के तहत महिलाओं को मिलने वाली 2500 रुपए की मासिक सम्मान राशि से ही लोन की किस्त काटने का प्रस्ताव रखा गया है, यानी अलग से किस्त भरने का झंझट नहीं रहेगा। बताया जाता है कि इस योजना को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भी सहमति मिल चुकी है। लोन के लिए सिर्फ आधार कार्ड और 10 रुपया के रेवेन्यू स्टाम्प पर आवेदन की व्यवस्था की जा सकती है। सरकार का लक्ष्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाकर घर बैठे रोजगार से जोड़ना है। झारखंड में कब्रिस्तानों की घेराबंदी और सौंदर्यीकरण को लेकर एक बड़ा फैसला लिया गया है। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल हसन ने राज्य के 22 जिलों में 634 कब्रिस्तानों के लिए स्वीकृति दे दी है। इस पूरी योजना पर करीब 146 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। सबसे ज्यादा काम साहिबगंज जिले में होगा। यहाँ 126 कब्रिस्तानों की घेराबंदी और सौंदर्यीकरण किया जाएगा। इस पर करीब 31 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा। दूसरे नंबर पर है खूंटी जिला, जहां 82 कब्रिस्तानों को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा रांची, गढ़वा, पलामू, बोकारो, धनबाद, गिरिडीह, हजारीबाग, देवघर, दुमका, जामताड़ा, कोडरमा, गोड्डा, गुमला, पाकुड़, पश्चिमी सिंहभूम, लातेहार, चतरा और सिमडेगा जिलों में भी काम होगा। योजना का उद्देश्य कब्रिस्तानों को सुरक्षित रखना, अतिक्रमण रोकना और बाउंड्री वाल रास्ता और बैठने जैसी बुनियादी सुविधाएं देना है। सरकार ने यह भी तय किया है कि निजी जमीन वाले कब्रिस्तानों में अब दान पत्र के बाद ही काम होगा। साइबर ठगी के शिकार लोगों को अब 25,000 रुपए का मुआवजा मिलने वाला है। अगर आप भी साइबर ठगी के शिकार हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। आरबीआई ने प्रस्ताव रखा है कि साइबर ठगी के शिकार लोगों को अब 25,000 रुपए तक का मुआवजा दिया जाएगा। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने बताया है कि अगर कोई ग्राहक गलती से ओटीपी शेयर कर देता है तब भी उसे राहत दी जाएगी। नए नियम के मुताबिक पीड़ित को बिना सवाल किए ठगी गई रकम का 85% वापस मिलेगा। इसमें अधिकतम 25,000 रुपए तक का मुआवजा राशि दिया जाएगा। इसमें 15% नुकसान ग्राहक को उठाना पड़ेगा, 15% बैंक देगा और बाकी 70% की राशि आरबीआई चुकाएगा। यह पैसा डिपॉजिटर एजुकेशन फंड से दिया जाएगा। इसके साथ ही आरबीआई गलत प्रोडक्ट बिक्री, कर्ज वसूली एजेंट और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन सुरक्षा को लेकर 3 नए नियम लाने वाला है। मतलब साफ है, अब साइबर ठगी के मामलों में ग्राहकों को जल्दी और सीधी राहत मिलने वाली है। इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि देश के हर लोगों तक यह जानकारी पहुंच सके और इसी तरह की आम लोगों से जुड़ी खबरों के लिए जीपीएल न्यूज को फॉलो करिए। गढ़वा, पलामू, लातेहार, लोहरदगा और रांची के रेल यात्रियों के लिए एक जरूरी खबर सामने आ गई। राजधानी समेत कुल 10 ट्रेनों के रूट में बदलाव किया गया है। ट्रेनों की समय सारणी भी बदली गई है और हटिया साकी पैसेंजर को रद्द कर दिया गया। रांची लोहरदगा टोरी रेलखंड में कोयल नदी पर पुल मरम्मत के कारण भारतीय रेलवे ने रूट में बदलाव किया है। नई दिल्ली रांची राजधानी एक्सप्रेस और रांची नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस टोरी लोहरदगा रांची की जगह टोरी बरकाकाना, मेसरा, टाटीसिलवे होकर रांची आएगी और जाएगी। यह बदलाव फरवरी से मार्च के बीच अलग अलग तारीखों में लागू रहेगा। इसके अलावा चौपन रांची, रांची चौपन, सासाराम रांची और रांची सासाराम एक्सप्रेस भी बदले मार्ग से चलेगी। लोहरदगा टोरी पैसेंजर की समय सारणी भी 8 फरवरी से बदल गई है। हटिया साकी पैसेंजर 8 फरवरी से 7 मार्च तक पूरी तरह रद्द रहेगी। यात्रियों से अपील है कि सफर से पहले अपने ट्रेन की स्थिति जरूर चेक करें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि सभी लोगों को इसकी जानकारी मिल सके और जीपीएल न्यूज को फॉलो करें। झारखंड के गांव पंचायतों में अब विकास का काम शुरू होगा। झारखंड के लिए एक अच्छी खबर सामने आ गई। केंद्र सरकार के पंचायती राज मंत्रालय ने 15वें वित्त आयोग की दूसरी किस्त जारी करने की सिफारिश कर दी है। इसके तहत झारखंड को 275 करोड़ 12 लाख रुपए अगले सप्ताह दिए जाएंगे। यह राशि वित्तीय वर्ष 2024-25 की बेसिक ग्रांट का हिस्सा है। मंत्रालय ने बताया है कि राज्य सरकार ने पहली किस्त का सही उपयोग पंचायत गठन, ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर योजना अपलोड, ऑडिट और राज्य वित्त आयोग से जुड़ी सभी जरूरी शर्तों को पूरा कर दिया है। पहली किस्त 24 दिसंबर 2025 को मिली थी, जिसे समय पर पंचायतों तक पहुंचा दिया गया था। अब आने वाली इस दूसरी किस्त में 75% राशि ग्राम पंचायत को, 15% ब्लॉक पंचायत को और 10% जिला परिषद को मिलेगा। सीधे शब्दों में कहें तो ग्राम पंचायत को 207 करोड़, ब्लॉक पंचायत को 39 करोड़ और जिला परिषद को 27 करोड़ से ज्यादा मिलेंगे। इस पैसे से गाँव के विकास कार्यों को फिर से रफ्तार मिलने की उम्मीद है। रेलवे के यात्रीगण कृपया ध्यान दें, एलएपी धनबाद एक्सप्रेस 4, 7, 9, 11 और 14 फरवरी को परिवर्तित मार्ग से चलेगी। इन तिथियों में यह ट्रेन पोडानूर और इरुगुर रूट से संचालित होगी। इस दौरान कोयम्बटूर स्टेशन पर ठहराव नहीं होगा। हालांकि यात्रियों की सुविधा के लिए पोडानूर स्टेशन पर अतिरिक्त ठहराव दिया गया है। दक्षिण रेलवे के सेलम मंडल में फिक्स्ड टाइम कॉरिडोर ब्लॉक के कारण कुछ ट्रेनों के संचालन में अस्थायी बदलाव किया गया है। रेलवे के अपडेट के लिए जीपीएल न्यूज को फॉलो जरूर करें।